Hello everyone, so in this video we'll discuss about class 12th chemistry chapter number 6 NCERT highlight हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के हम NCERT हाइलाइट्स को इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम फटाफट से सारी चीज़ें कवर करें, टू द पॉइंट हम इसमें रीड करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ से याद रखनी है वो इसके इंट्रो में ही लिखी हुई है ना। यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखिए, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक chloramphenicol produced by microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever। तो बेसिकली ये चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में है। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस इन्होंने बताई है कि आपको टाइफाइड फीवर है तो आप क्या चीज़ दवाई लेते हो, वो लेते हो आप एक एंटीबायोटिक लेते हो जिसका नाम होता है क्लोराम्फेनिकोल। तो क्लोराम्फेनिकोल बेसिकली एक हेलो एल्केन हेलो एरीन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो तो इसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखी है, ध्यान से सुनेंगे। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के लिए आप कौन सा यूज़ कर रहे होते हो क्लोरोक्वाइन यूज़ कर रहे होते हो। ये हैलोजन कंपाउंड होता है क्लोरोक्वाइन का यूज़ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए होता है, और अगर टाइफाइड है तो क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ लिखा है हेलोथेन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी। जब सर्जरी वगैरह होती है तो उसके लिए हम हेलोथेन यूज़ कर रहे होते हैं। और आप अमीन वाले चैप्टर में पढ़ोगे एक एनेस्थेटिक के बारे में, तो वो एनेस्थेटिक यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में। तो अलग अलग एनेस्थेटिक होते हैं। एनेस्थेटिक समझते हो ना, कि जब आपकी बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है ताकि आपको पेन फील ना हो। ठीक है, तो डेंटिस्ट्री में एक अलग तरीके का यूज़ होता है एनेस्थेटिक, जो कि अमीन का डेरिवेटिव होता है। लेकिन जब सर्जरी वगैरह होती है तो एक अलग एनेस्थेटिक यूज़ होता है जो कि हेलो एल्केन का ही एक डेरिवेटिव होता है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास है हेलोजन एक्सचेंज का टॉपिक। अब हेलोजन एक्सचेंज में जो आपकी सबसे पहली रिएक्शन है वो है फिल्किंस्टन रिएक्शन। ठीक है, अब फिल्किंस्टन रिएक्शन में ना आप ये चीज़ पढ़ते हो फिल्किंस्टन रिएक्शन के अंदर कि आप इस रिएक्शन को ना ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करते हो। ड्राई एसीटोन, तो आपको पेपर में सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि बताइए इस ड्राई एसीटोन का काम क्या है। ठीक है, तो ड्राई एसीटोन क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ले-चैटलियर प्रिंसिपल, यानी ये रिएक्शन को आगे की तरफ धकेलता है। तो जो अगर मैं बेसिक भाषा में आपसे इस चीज़ के बारे में बात करूं तो वो ये है कि ड्राई एसीटोन का काम ये होता है कि रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाना ताकि रिएक्शन अपने रिपरकशन यानी अपने रिजल्ट तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म्स की। देखिए, SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होता है, तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल स्टेप में ही लिखना होता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास ये एक कंपाउंड है। अब इसमें ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कन्फिग्रेशन क्या है, मतलब इधर OH इधर लेफ्ट की तरफ है और ये Cl राइट की तरफ है। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में कन्फिग्रेशन का इन्वर्शन होता है। कन्फिग्रेशन का इन्वर्शन मतलब जो Cl अभी इधर दिख रहा है तो उसकी जगह पे जो भी सब्स्टिट्यूट आएगा ना वो फिर लेफ्ट में आ जाएगा, तो उल्टा हो जाता है। इन्वर्जन कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन का मतलब होता है पोजीशंस का बदल जाना, पर एक्चुअली में होता है ये। ठीक है, तो ये SN2 मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नोटिस करने वाली। तो हमने यहाँ पे OH लिखा और ये आपके पास एक हेलो एल्केन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो हेलो एल्केन लिखा है आप देख सकते हो ये 1 डिग्री का है। क्यों लिखा 1 डिग्री का, क्योंकि आपका जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट दिखाता है वो 1 डिग्री वाले कंपाउंड के लिए दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डिग्री लिखा। वहीं जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट 3D के लिए दिखाता है, इसलिए हम SN1 मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें 3D कंपाउंड यूज़ कर रहे होंगे। आई होप यू विल नोटिस दैट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको रिएक्शन कर दी। अब जैसे आपने रिएक्शन करी तो क्या हुआ, इस तरफ Cl था
तो इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ OH आके जुड़ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इधर Cl आ गया और इधर क्या आया, OH आ गया। ठीक है, अब फिर से एक रिएक्शन होगी एक अगेन, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड तो नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो OH जुड़ा है वो इधर की साइड जुड़ा है, लेकिन ये OH किसके प्लेस पे आके जुड़ा है, ये OH जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये Cl के प्लेस पे आके जुड़ा है। Cl यहाँ पे इस तरफ था, लेकिन OH यहाँ पे इस तरफ आ गया। अगर आप लोकल रिएक्शन माइंड में देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ Cl के प्लेस पे OH जुड़ा है, यही समझ में आता है। लेकिन Cl इधर राइट के साइड था और यहाँ पे OH जो है लेफ्ट की साइड आ गया। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन देखने को मिला। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। देखिए ये आप देख सकते हो 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो आपका फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप है, तो 2 स्टेप में आपको आप देख सकते हो ये रिएक्शन हो रही है। तो हो क्या रहा है इसमें, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा ये 3D हेलोएल्केन है। मैंने बताया था SN1 मैकेनिज्म में सबसे अच्छी रिएक्टिविटी 3D वाले दिखाते हैं। इवन 3D वालों से भी अच्छे बेंजीन होते हैं और बेंजीन वालों से भी अच्छे होते हैं एलाइलिक। ठीक है, खैर हमें अभी वहाँ पे नहीं जाना, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे SN1 मैकेनिज्म होगा। तो आपके पास जो ये कंपाउंड है, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में ये होगा कि ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, जब ये Br यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखो Br नेगेटिव अलग हो गया और ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन की रिएक्शन किससे होगी, OH नेगेटिव से होगी, ये सेकेंड स्टेप होगा और यहाँ पर आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोहल बन गई। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे कोई इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं हुआ। अगर आप लोकली रिएक्शन को नोटिस करते हो तो इधर Br था और इधर ही आके OH जुड़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका कोई भी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं देखने को मिला। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम डिस्कस करते हैं लेक्चर्स के अंदर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो। ओके, तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। अगली जो चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा है एन एंटियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, एन एंटियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एन एंटियोमर मतलब जो चीज़ रेसेमिक होती है, जो लोग आपस में ऑप्टिकली यू कैन से रेसेमिक होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं यू कैन से। तो जो आपके एनेंटियोमर्स होते हैं वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं, मतलब लगभग सभी एनेंटियोमर्स में आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेल्टिंग पॉइंट का, फिर बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सेम फिजिकल जो सारे एनेंटियोमर्स होते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। अब ये लोग किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, मतलब कहाँ पर इनमें अंतर आता है सभी एनेंटियोमर्स में, एक दूसरे से कहीं तो अंतर होंगे ना इनमें। एनेंटियोमर में से तो सेम ही हो जाएंगे वो, जब उनके अंदर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। तो इनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, तो इनके अंदर डिफरेंट होता है रोटेशन। दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी PPL। If one of the enantiomer is dextrorotatory, then the other will be levorotatory। तो दो एनेंटियोमर अगर हम बोल रहे हैं कि A और B, ध्यान से सुनिए, अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास ये A कंपाउंड है और ये B कंपाउंड है और आप बोल रहे हो ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, फिर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ये हम इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन। इस तरीके से आप उनको डिफ्रेंशिएट करोगे।
कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अगर आपका ए वाला कंपाउंड लेवोरोटेटरी था एल, तो ये बात पक्की है कि बी वाला क्या होगा? बी वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो एनेंटियोमर का सेम रोटेशन हो जाए। दोनों एनेंटियोमर अलग अलग रोटेशन दिखाएंगे। अगर एक लेवोरोटेटरी है तो दूसरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, ठीक है? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपके पास ना कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं, है ना? हेलो एल्किन, हेलोरीन जो आपके हैं, तो उनकी कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई गई है, उनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपके पास जैसे सबसे पहला कंपाउंड है, सबसे पहला आपके पास है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे आप मिथिलीन क्लोराइड भी कहते हो। तो इसको आप वाइडली यूज़ कर रहे होते हो एज अ सोलवेंट, है ना? एज अ पेंट रिमूवर, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसल। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है, यानी कि आप इसे सोलवेंट की तरह यूज़ कर रहे होते हो, पेंट रिमूवर की तरह यूज़ कर रहे होते हो, या फिर एरोसल्स के अंदर प्रोपेलेंट की तरह यूज़ कर रहे होते हो। एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स। साथ में कुछ ड्रग्स बनाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं होता जो ड्रग्स वो वाली आप सुनते हो, ड्रग्स दवाइयाँ भी होती हैं बहुत सारी जो सही वाली ड्रग्स होती हैं ना। तो जो सही वाली ड्रग्स होते हैं, जैसी भी ड्रग्स हैं, उनके लिए भी सॉल्वेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, ठीक है? तो लगभग इसका यूज़ हर जगह सॉल्वेंट की तरह हो रहा है। मिथिलीन क्लोराइड हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये खतरनाक भी होता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमागी हालत को ना इधर उधर कर देता है, यानी आपका कंट्रोल आपके दिमाग पे नहीं रहता, ठीक है? इसलिए जो लोग ड्रग्स पीते हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है? एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। अगर ये हवा में अगर छूट जाए मिथिलीन डाइक्लोरोमीथेन जो है आपका, या मिथिलीन क्लोराइड जो है, अगर ये हवा में रिलीज़ हो जाए और आपकी आँखों के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो आपकी आँखों में रोशनी में कुछ दिक्कत आ सकती है, और अगर कानों में गिर जाए तो भी आपको सुनने में कोई दिक्कत आ सकती है। हायर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड कैन कोज डिजीनेस एंड नोएसिया एंड टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड एयर में है तो आपको डिजीनेस यानी चक्कर आने लगता है, ठीक है? नोएसिया, टिंगलिंग, नम्बनेस आपको देखने को मिल सकती है अपने फिंगर्स में, आपके टोज में, है ना? इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मिथिलीन कॉजेज इंटेंस बर्निंग। अगर आपके हाथ वगैरह लग जाता है इसके ऊपर तो आपको बहुत जलन होती है ना? और स्किन के ऊपर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं इसकी वजह से। और अगर आंखों में डायरेक्टली कांटेक्ट में ये इसका आ जाए तो हमारी आंखों का जो कॉर्निया होता है वो जल सकता है, तो आप अंधे भी हो सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इनकी। फिर नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं भाई। Chemically, chloroform is employed as a solvent for fats and alkaloids, iodine and other substances. The major use of chloroform today is in the production of Freon refrigerator 22 R22। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रायोन रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए R22 को। इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। इसका यूज़ एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ किया जाता था कभी कभी पहले के समय में, लेकिन फिर इसे रिप्लेस कर दिया गया बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर, ठीक है? तो इसे रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि ये तो कई बार इतना घातक होता था, इतना टॉक्सिक होता था कि लोग सुन्न करने के लिए लोगों को लगाया जाता था, लोग उठते ही नहीं थे फिर वापस। तो अब ईथर का यूज़ होने लगा है या बाकी की चीज़ें अब आ गई हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन पहले इसे यूज़ किया जाता था क्लोरोफॉर्म को। As might be expected from its use as anesthetic, inhaling chloroform vapors depresses nervous system। तो आप जैसा यूज़ समझ सकते हो कि इसको यूज़ किया जाता पहले एनेस्थेटिक की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकता था, ठीक है? ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ 900 ppm फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, फैटिग एंड हेडेक। अगर आप 900 ppm पढ़ा होगा ना 11th में कंसंट्रेशन टर्म्स, ppm होता है, तो अगर आप 900 ppm
सूंघ लेते हो या आपके कांटेक्ट में आ जाता है इतना क्लोरोफॉर्म, तो आपको डिजीनेस होने लगती है, चक्कर आने लगता है। फैटिग, हेडेक यानी सिर में दर्द होने लगता है। क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर, इवन इससे लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एंड टू द किडनीज, एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज immersed in the chloroform. Chloroform is slowly oxidized by in the presence of light. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, जो कि फोस्जिन फॉर्म करती है। यानी जब आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोस्फीन बनता है, फोस्जिन बनता है और HCl बनता है। फोस्जिन बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, तो इट्स वेरी टॉक्सिक गैस। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। अब आपके पास अगला जो कंपाउंड है वो है आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो इसको ना पहले एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता था, क्योंकि आयोडीन के अंदर ना जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता था इसको, आयोडोफॉर्म को। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन के अंदर कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी ऑब्जेक्शनल होती है, अजीब सी होती है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय सम फॉर्मुलेशंस, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास कंपाउंड है दैट इज CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसल केन्स, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए या प्रोपेलेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए? एरोसल केन्स के लिए। साथ में आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, उसको बनाने के लिए भी CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इसमें यूज़ लिखे हुए हैं, जैसे आपको इसे क्लीनिंग फ्लूइड की तरह भी यूज़ कर सकते हो या डीग्रीसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। डीग्रीसिंग का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? ग्रीसिंग मतलब वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन को कम करना, और अगर आप ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाना होता है ना डीग्रीसिंग का मतलब। तो अगर आप ल्यूब्रिकेशन को कम करना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? CCl4 का यूज़ करोगे, ठीक है। तो डिग्रेसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो सकता है, स्पॉट रिमूवर की तरह यूज़ हो सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे इसका यूज़ है वो क्या है? वो है आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर, यानी इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी होता है, आग बुझाने के लिए भी होता है। और आपके पास क्या क्या इसके यूजेस होते हैं? एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हो CCl4 के, तो आपका दिल जो है वो काम करना बंद कर देगा, यानी हार्ट अटैक आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ना ओजोन लेयर को भी डिप्लेट करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। आपने सुना होगा CFCS जो एक कंपाउंड है जो इसी से बनता है CCl4 से, वो क्या कर रहा है? वो लगातार ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। अब उसके हानि पहुंचाने से क्या हो रहा है? डायरेक्ट जो सनरेज होती है ना, उसमें UV रेज प्रेजेंट होती है, अल्ट्रावायलेट होती है रेज होती हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है? ड्राउट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा पैदा हो रही हैं, साथ में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से हो रही हैं। जो लोग उन UV रेज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके पीछे वन ऑफ द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो CCl4 ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे रीड करना है वो है फ्रायोन्स। फ्रायोन्स में क्या पढ़ना है? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रायोन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे मीथेन के या इथेन के, उन्हें कलेक्टिवली हम फ्रायोन्स कहते हैं। तो फ्रायोन्स क्या होते हैं? बेसिकली CFCS ही होते हैं। किस के? CFCS, मीथेन और इथेन के, कलेक्टिवली आप बोलते हैं उनको फ्रायोन्स, ठीक है। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, यानी बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड है ये, अनरिएक्टिव होते हैं, ना तो टॉक्सिक होते हैं ना कोरोसिव होते हैं, और ईजिली लिक्विफाइबल होते हैं, मतलब ईजिली इनको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो फ्रायोन 12 है यानी कि CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रायोन इन द इंडस्ट्रियल यूज। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है CCl2F2। सारे फ्रायोन्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ्रायोन कौन है? CCl2F2 है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसका जो प्रिपरेशन होता है वो स्वार्ट्स रिएक्शन के माध्यम से किया जाता है।
अब अगला कंपाउंड हमारे पास है DTT। अब DTT की फुल फॉर्म क्या होती है? DTT की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही याद होनी चाहिए। दूसरी बात, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड की तरह। अब कई बार इसका मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर मच्छर एवोल्यूट हुए, उन्होंने एवोल्यूशन दिखाया और मच्छर इससे डिसइंफेक्टेंट हो गए, मतलब मच्छरों के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं होता था फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होता है, पॉल्यूटिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, आपको इसका स्ट्रक्चर भी है जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर द वीडियो। होप यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।